अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। पार्लिमानी इंतखाबात के लिए तेलंगाना रियासत से जुमला 625 उम्मीदवार मैदान में हैं। हफ्ते के दिन पर्चों की जांच का अमल मुकम्मल हो गया था। 428 पर्चों को मुस्तरद कर दिया गया। सबसे ज़्यादा उम्मीदवार मेदक हल्के से 53 हैं। इलेक्शन कमीशन ने तफसीलात जारी की हैं। कवायद के बराबर दाखिल किए जाने वाले 268 उम्मीदवारों के 428 पर्चे नामजदगियों को मुस्तरद किया गया। सबसे ज़्यादा पर्चे नामजदगी मलकाजगिरी से 177 दाखिल की गई थी। 77 उम्मीदवारों के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया। मेदक से सबसे ज़्यादा 53 उम्मीदवार मैदान में होंगे। होनगिर हल्के से माफ़ कीजिएगा, 29 अप्रैल को पर्चा वापस लेने की आखिरी तारीख है। इसके बाद ही ये वाज़ेह हो जाएगा कि 17 हलकों से कितने उम्मीदवार मुकाबले में हैं। वोट के फीसद को बढ़ाने के लिए बेदारी के वसी प्रोग्राम मुनक्किद किए गए हैं। पोलिंग की तारीख के स्टिकर के साथ वोटर स्लिप की घर घर तकसीम की जा रही है और दस्तखती मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक तरफ आगाही प्रोग्राम, दूसरी तरफ वोटर स्लिप की तकसीम की जा रही है। पार्लिमानी इंतखाबात के तनाजुर में ज़िले में स्वीप प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर वोटिंग फीसद बढ़ाने के मकसद से वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है और दूसरी जानिब वोटर्स को वोट के हक का इस्तेमाल करने के लिए वोटर स्लिप भी तकसीम की जा रही है। To uphold the dignity of democratic traditions of our country and the dignity of free, fair, peaceful elections and to vote in every election ethically, fearlessly. लोकसभा इंतखाबात की मुहिम के हिस्से के तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इतवार की शाम LV नगर में एक कॉर्नर मीटिंग से खिताब किया। उन्होंने तयक़ुन दिया कि कांग्रेस उम्मीदवार सुनीता महेंदर रेड्डी इस इलाके में दरपेश मसाइल को हल करने की भरपूर कोशिश करेंगी। उन्होंने अपील की कि LV नगर से 30,000 वोटों की अक्सरियत से सुनीता महेंदर रेड्डी को कामयाब बनाया जाए। वज़ीर आला ने मेट्रो रेल को हयात नगर तक तोसी देने और सैलाब के मसाइल हल करने का भी तयक़ुन दिया। అడుగుతున్నాడు మిత్రులారా, కిషన్ రెడ్డి గారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నాడు, కానీ మనకు నయా పైసా తీసుకురాలి. కాబట్టి ఇవాళ ఓట్లు వేపించుకుంటే మోడీ మళ్ళీ గుజరాత్కే నిధులు తీసుకుపోతాడు. తిరిగి మోడీ అధికారంలోకి వస్తే మన ప్రాంతానికి పదవులు ఇవ్వడు, మన ప్రాంతానికి పరిశ్రమలు ఇవ్వడు, మన ప్రాంతానికి పెట్టుబడులను రానివ్వడు. తెలంగాణను నిండా ముంచే వ్యక్తిగా నరేంద్ర మోడీ గారు తయారవుతారు. ఆనాడు బయ్యారంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉక్కు కర్మాగారం ఇస్తే ఈ 10 సంవత్సరాల పరిశ్రమ నిర్మించలే. ఆనాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాచిపేటలో రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ఇస్తే ఆ కోచ్ ఫ్యాక్టరీని మనకు రానివ్వలేదు. అదేవిధంగా ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు చుట్టూతా ఆనాడు ITIR కారిడారు ఇచ్చి వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడులు తెచ్చి లక్షలాది IT ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకుంటే ITIR కారిడార్ను ఇవాళ రద్దు చేసింది. IIIT కానీ IIM కానీ మెడికల్ కాలేజీలు కానీ ఏవి ఇవ్వలే నరేంద్ర మోడీ గారు. మా మహబూబ్నగర్కు పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టుకు జాతీయ హోదా కూడా ఇవ్వలేదు నరేంద్ర మోడీ గారు. ఇవాళ మాత్రం మళ్ళీ మనల్ని ఓట్లు అడుగుతున్నాడు. రాజేందర్ని हैदराबाद DCC के सदर और हैदराबाद लोकसभा हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद वलीउल्लाह समीर ने मजलिस और BJP दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आवाम की ज़रूरियात को नज़रअंदाज करते हुए खुदगर्जाना वजूहात की बिना पर आइंदा इलेक्शन जीतना चाहते हैं। इतवार को दूध बौली और आसपास के इलाकों में पदयात्रा के बाद मीडिया से खिताब करते हुए समीर वलीउल्लाह ने मकीनों की शिकायत सुनकर सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मजलिस या BJP के किसी भी लीडर ने आवाम की शिकायत सुनने या उन्हें हल करने के लिए उनसे रब्ता नहीं किया। उन्होंने निशानदेही की कि हैदराबाद हल्के की नुमाइंदगी एक रुकने पार्लियामेंट, 7 अरकान असम्बलीज और MIM और BJP के 43 कॉरपोरेटर्स करते हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी तेलंगाना के इस हिस्से में आवाम की ज़रूरियात को समझने की कोशिश नहीं की। वलीउल्लाह समीर ने कहा कि हैदराबाद में चार मीनार, मक्का मस्जिद, सालार जंग म्यूजियम,
चौमहला पैलेस और कुतुबशाही मकबरे जैसे अहम सयाहती मकामात मौजूद हैं। इसके बावजूद मजलिस और बीजेपी के कायदीन की नाअहली और विजन की कमी ने इस इलाके को सयाहत से मुतालिक रोज़गार या कारोबार के मौके पैदा करने से रोक दिया। उन्होंने पुराने शहर में लाल बाज़ार और पत्थरगट्टी जैसे तारीखी बाज़ारों में नाकिस तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी पर भी तनकीद की और इसकी वजह विजन की कमी को करार दिया। उन्होंने कहा कि साबिका BRS हुकूमत ने हैदराबाद को इस्तांबुल के तर्ज पर तरक्की देने का वादा किया था, लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया गया और बीजेपी और मजलिस इस पूरे इलाके में मजहब के नाम पर सियासत में मशगूल है। इजाजत है तो आपके यहाँ पे सिगरेट छिपकाऊं। अजय प्रताप जनरल सेक्रेटरी भाग्य प्रताप जी इरफान भाई मुशर्रफाबाद डिवीजन प्रेसिडेंट बीजेपी स्टेट सेवादल सेक्रेटरी हूँ मैं। मुझे आज हैदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज डाले सेवादल के तरफ से। आज से हमारा काम शुरू होने वाला है। समीरुल्लाह साहब को जिताने के लिए हम जी तोड़ मेहनत करेंगे, डोर टू डोर जाके कैंपेनिंग करेंगे और साहब का साथ देंगे और पार्टी को जिताने की कोशिश करेंगे। कितने परसेंट है आप लोग के परसेंटेज है आप लोग का? हैदराबाद में 50% रहते, हमारे हिंदू भी रहते, मुसलमान भाई भी है, दो मिलके है, दोनों को कन्विंस करेंगे हम। एक बार समीरुल्लाह साहब को जिताने के लिए एक बार चांस दो बोल के हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। हम करे सो काम भी 100 दिन में क्या काम करें, क्या पूरे जो 6 गारंटीज है, जो 6 गारंटीज कैसा हम पब्लिक को पहुंचा रहे, वो सब एक्सप्लेन करके एक बार हमारे समीर साहब को जिताना बोल के उनको रिक्वेस्ट करेंगे। कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप लोग कैंपेनिंग? कैंपेनिंग इधर आप पार्टी ऑफिस से शुरू कर रहे हैं, आज से शुरू कर रहे हैं। आज हम 28 अप्रैल 2024 के दिन हम 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमारे पदयात्रा का आगाज़ करें। एक बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह में और दूसरा याकूतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में आज शाम हमारे पदयात्रा और हमारे कैंपेन का आगाज़ था।
सुबह में हम 8 बजे से हम दूधबौली चौरस्ते से निकलकर सारी वहाँ की बहादुरपुरे की गलियों में घूमते रहे और वहाँ से बहादुरपुरे चौरस्ते तक हमारा पैदल दौरा रहा और हमारा कैंपेन हुआ। और शाम में आज बड़े बाज़ार याकुतपुरा से हमारे कैंपेन का आगाज़ होते हुए हमारे अंदर याकुतपुरे के काफ़ी अंदर गलियों में हम जैसे वो एरियाज़ में काफ़ी घूम के वहाँ पर 4 घंटे का हमारा कैंपेन था। तो आज दिन भर के दौरान में मुझे काफ़ी ऐसे लोगों से मिलना हुआ, काफ़ी घरों पे जब विज़िट हुआ तो मुझे ये पता चला और ये बात काफ़ी हैरत की बात है कि यहाँ पे जो 1985 से यहाँ की जो पार्टी है जो जीतते आ रही है लगातार, इनका कोई भी नुमाइंदा जिस पार्टी के 43 कॉरपोरेटर्स हैं उनका आज तक इन गलियों में कोई नुमाइंदा नहीं आया और आके इनके जो परेशानियां हैं वो परेशानियों पे किसी ने नज़रसानी नहीं डाली। ये लोग बीजेपी और MIM सिर्फ ये लोगों का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये लोगों का कहना है कि बीजेपी और MIM हमको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है और सेल्फिश बने से जब हमारा वोट मिल जाता है अपना काम निकल जाने के बाद कोई पलट के नहीं देखता। काफ़ी ऐसे घरा है जहाँ पे राशन का काफ़ी प्रॉब्लम है, राशन शॉप से उनको राशन नहीं मिल रहा, मगर वहाँ के कॉरपोरेटर को कई बार कंप्लेन करने के बाद भी बहादुरपुरे में अभी तक का कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे काफ़ी मुश्किलात है, गलियों में रोड्स नहीं है, गलियों में पानी का सिस्टम नहीं है, लोगों की जो परेशानियां हैं। आज करीब से बैठने के बाद मुझे एहसास हुआ और कुछ देर के लिए मेरे आंखों से आंसू भी निकल गए कि ये लोग किस परेशानी में यहाँ पे गुजार रहे हैं और इनके जो लीडर है, इनके के जो सरपरस्त अपने आप को बोलते हैं, वो इनका हाल पूछने के लिए यहाँ पे मौजूद भी नहीं। वही हाल याकुतपुरे में है। आज याकुतपुरे में मैं गुजर रहा था तो मुझे इतने भरे हुए नाले नज़र आए जिसमें भरपूर मच्छर थे और जैसा लग रहा था कि अगर वहाँ पे खड़े रहते हैं तो मच्छर उठा के लेके जाएंगे। तो आखिर ये क्या डेवलपमेंट है? कांग्रेस पार्टी अगर इख्तिदार में आती है तो ये जो सारे आज जो मैं लोगों की तकलीफ़ देखा, जो लोगों के रोडों की तकलीफ़, लोग बीमार हैं, राशन की तकलीफ़, राशन शॉप्स का प्रॉब्लम, आपके ये खुले नालों का प्रॉब्लम, हम इन सब चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। एक हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट में पार्टी कायदीन और कारकुनों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस को 14 पार्लिमानी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी। पूनम प्रभाकर ने साबिक़ रियासती बीजेपी सदर बंडी संजय से सवाल किया कि बीजेपी अपने 10 साल दौर इख्तिदार में कितने अफराद के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा की और कितने करोड़ नौजवानों को मुलाजिमतें दे चुकी हैं, इसकी वजाहत करें। ఇలా మిత్రుడు బండి సంజయ్ గారు పార్లమెంటు సభ్యుడు స్టేట్మెంట్ వచ్చింది, 6 గ్యారెంటీలు అమలు చేసిందా, అమలు చేస్తే నేను పోటీ నుంచి విడ్రా చేసుకుంటా అన్నాను. నేను కోరిన వేదిక నుంచి బండి సంజయ్ సవాల్కు జవాబు చెప్తా ఉన్నా. మేము 6 గ్యారెంటీలు 4 నెలలల్లా మేము 60 నెలలకు ప్రభుత్వం మాది, మేము 100 రోజుల్లో చేస్తామన్నాం. ఎన్నికల కమిషన్ వచ్చింది, ఎన్ని కార్యక్రమాలు జరపాలో అన్ని కార్యక్రమాలు జరిపినాం. ఇలా నీకు ఒకటే సవాల్ చేస్తా ఉన్నాం, మా 4 నెలల ప్రభుత్వం ఎన్ని హామీలు అమలు చేసింది, 10 సంవత్సరాల భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్నికలకు ఇచ్చిన హామీలు 15 లక్షల రూపాయలు ప్రతి ఖాతాలో ఇస్తానని ఎంతమందికి వేసింది, సంవత్సరానికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తానని ఎంతమందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చింది, తెలంగాణ విభజన హామీలు। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने असेंबली व हल्का लोकसभा भुवनगिर के इंचार्ज कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने रिमार्क करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदनवानी के मामले में साबिक़ वज़ीर आला व BRS के सरबराह चंद्रशेखर राव का जेल जाना यकीनी है। उन्होंने जनगांव में कांग्रेस की कॉर्नर मीटिंग और रैली से खिताब करते हुए कहा कि KCR ने 10 साल तक जो बदनवानियाँ की हैं उसका इंकशाफ किया जाएगा और उनकी बदनवानियों को मंजर आम पर लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तमाम तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए 6 ज़मानतों के साथ खुलूस नीयत के साथ काम कर रही है। उन्होंने पार्टी कैडर पर जोर दिया कि वो मज़ीद 15 दिन मुत्तहिद होकर काम करें ताकि कांग्रेस के उम्मीदवार की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। ఇప్పుడు తెలంగాణ సమాజం మొత్తం మద్యం కుంభకోణంలో కేసీఆర్ కూతురు కవిత అరెస్ట్ అయిన తర్వాత
కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కమిషన్ల కోసం కట్టింది అవి కూలిపోయిన తర్వాత ఈ రాష్ట్రం అప్పుల పాలైంది. కేసీఆర్ తీసుకున్న అనాలోచిత నిర్ణయాల వల్ల ఈ రాష్ట్రం ధనిక రాష్ట్రంగా ఉన్న రాష్ట్రం ఈ రోజు అప్పుల పాలైందని చెప్పే విషయం తెలంగాణ ప్రజలకు అసెంబ్లీ సాక్షిగా तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर जग्गा रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि उनका नाम बदलकर झूठ का प्रोफेसर रख दिया जाना चाहिए। आज गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने महबूबनगर के दौरे के दौरान बिजली की कटौती के बारे में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि इख्तियार खोने के बावजूद केसीआर ने झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ी। बोलो भाई, आप तो भी बीजेपी कांग्रेस जाति का दुश्मन है ये लोग, जाति का दुश्मन है ये लोग। ये आज की नहीं होता, जब इंडिपेंडेंस के जमाने से चल रहा आरएसएस कांग्रेस के बीच में, जब आरएसएस वाले ब्रिटिश वालों को सपोर्ट दिए थे, पीछे ब्रिटिश वालों को सपोर्ट दिया आरएसएस वाले, वही घर में से निकला बीजेपी। मैं जब कांग्रेस को, जब आरएसएस, जब ब्रिटिश को जो इंग्लैंड में लड़ाई चल रहा है, अभी ये बोलेंगे, अभी बीजेपी, अभी जनता को ये बोलिए भाई, जब वो कांग्रेस हुकूमत में था, मनमोहन सिंह सोनिया जी थे, जब यहां पर जो गोल्ड है इंदिरा 28,000 28,000, जब सोनिया जी यूपीए चेयरमैन थे, हिंदी చెప్పు, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि मोदी खौफजदा हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ इंडिया इत्तेहाद कामयाबी के लिए कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी ये कह रहे हैं कि इंडिया इत्तेहाद नाकाम होगा और बीजेपी को 400 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म के बयानात से ये वाज़ेह हो रहा है कि बीजेपी इस बार बहुत बड़ी शिकस्त का इंतज़ार कर रही है। బీసీల గురించి మాట్లాడలే, నేను ప్రధానమంత్రి ఉండి బీసీలకు ఒక పని చేయలే, బడుగు బలహీన వర్గాలు ఒక ఆలోచన చేయలే. నేను 3 సార్లు కలిసినా నువ్వు క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ ఎందుకు చేస్తలేవు, చెయ్యాలన్నా చేయలే. మా జనాభా ఎక్కువ శాతం ఉన్న వారికి సెపరేట్ మినిస్ట్రీ అంటే కూడా దానికి చేయలే. అదేవిధంగా రైతులకు కూడా రుణమాఫీ కూడా నువ్వు చేయకపోతే సంవత్సరం 3 ఎండల వానలో ఉన్నా. ఇవన్నీ ఆలోచనలు వస్తుంటే రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు పోయి ఆ తర్వాత న్యాయయాత్ర ఎవడు ఆపలేడు. ఈ కులగని నేను చేసి తీర్తా, బడుగు బలహీన వర్గాల కన్నా। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि अगर बीआरएस पार्टी रियासत में 10 से 11 लोकसभा की सीटें जीतती है तो अगले 1 साल में केसीआर दोबारा वजीर आला के ओहदे पर फायज हो जाएंगे। हालांकि उन्होंने खुलासा नहीं किया कि ये कैसे मुमकिन होगा। आज मलकुंडूर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कई अहम वजूहात हैं जिसकी वजह से बीआरएस के अरकान पार्लियामेंट का जीतना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जून की 2 तारीख को तेलंगाना की तश्कील को 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद ये कवी तवक्को है कि मरकज़ हैदराबाद को एक यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर देगा। साथ ही डिलिमिटेशन का प्रोसेस 2026 में शुरू होने वाला है। ऐसे में कम आबादी वाले तेलंगाना से लोकसभा की सीटों को कम किया जा सकता है। इन हालात में ज़रूरी है कि तेलंगाना की नुमाइंदगी करने वाली बीआरएस के ज़्यादा से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट पहुँचे। 4,000 ఇచ్చిండా ముసలోళ్లకు? పెద్ద మనుషులు కేసీఆర్ ఒక్కలకే ఇస్తాండు, నేను ఇద్దరికి ఇస్తా అన్నాడు. ముసలవ్వకి ఇస్తా, ముసలయ్యకి ఇస్తా నరికిండు కదా, ఇచ్చిండా? 500 బోనస్ వచ్చిందా? బోగస్ అయిపోయిందా? 2 లక్షల రుణమాఫీ వచ్చిందా? స్కూటీలు వచ్చినాయా? మరి ఏమొచ్చింది? ఎందుకు వేయాలి కాంగ్రెస్ కోటు? ఏం చేసిండి ముఖ్యమంత్రి 3.5-4 నెలల నుంచి? ఏం లేదు, ఒకటే పని, చిల్లర మాటలు ఉద్దెర పనులు, చిల్లర మాటలు ఉద్దెర పనులు. చిల్లర మాటలు అంటే ఎట్లుంటాయంటే, సెక్రటేరియట్కి పోయిండు, పోయినాక ఎట్లా ఎంత గంభీరంగా ఉండాలి ముఖ్యమంత్రి అంటాడు. పోయిండు, పోయి ఏమంటాడు, ఇకిలిచ్చుకుంటా హిహి అనుకుంటా
नहीं डाल लाके बीआरएस पार्टी के रुकने काउंसिल एल रमना ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने असेंबली इंतखाबात में बाशिंदों से कई वादे किए थे, लेकिन इस पर अमलावरी नहीं हुई है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गारंटीज को 100 दिन में मुकम्मल करने का वादा किया गया था, किसी भी एक वादे को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत में बुनकर फिर खुदकशी कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी की हुकूमत की वजह से हैंडलूम इंडस्ट्री बहरान का शिकार हो चुकी है। ప్రజల్లోకి వెళ్తూ తిట్ల దండకాన్ని కొనసాగిస్తూ ఒట్టురూపకంగా ఓట్లు సంపాదించాలనేటువంటి యాసన ఉందే కానీ ఈ పేద వర్గాలను ఆదుకుందామనేటువంటి ధ్యాస మాత్రం కనబడడం లేదు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏ సామాజిక వర్గాలకు ప్రయత్నిస్తూ స్పష్టంగా కనబడుతున్నది. అటు అధికారంలో కానీ నిధుల కేటాయింపుల్లో కానీ ప్రభుత్వ పనితీరు కానీ ఈ పేద వర్గాలను ఆదుకోవాలనేటువంటిది వీళ్ళలో ఏ క్వశ్చన్ కనబడుతుంది కనుక ఈ ఎన్నికలలో తగిన బుద్ధి तेलंगाना की सियासत बिल्कुल बदल गई है। अवाम हर एक की बात कबूल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस लीडर कार्तिक रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में तब्दीली का फार्मूला बिल्कुल नाकाम हो गया है। किसी भी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी इतनी जल्दी नहीं आती है जितनी कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ आई है। अवाम जान चुकी है कि कांग्रेस धोखा देने वाली पार्टी है। ఈ గ్రామంలో ఎక్కడ పోయినా ప్రజలు ముచ్చటించుకుంటున్న మాట, మాట్లాడుకుంటున్న మాట గిదే అని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా యాద్ చేస్తున్నా. తెలంగాణ ప్రజలు ఈ మోసాన్ని పసిగట్టిందే కాకుండా ఇప్పుడే మీ ముందు చెప్పినట్టు అహంకారాన్ని కూడా పసిగట్టిండ్రు. ఎంత అధ్వానమైన పరిస్థితి వచ్చిందంటే రైతులు కరువులో పరిస్థితిలో ఉన్నారు. వాళ్ళ పరిస్థితి ఏందో కనుక్కోండి అంటే ఒక మంత్రి గారు అంటారు నాకు టైం లేదు, నేను క్రికెట్ మ్యాచ్ చూడాలంటారు. రైతు బంధు పడలేదు, రైతు బంధు సంగతి ఏందో దాని సంగతి చూడండి అంటే మంత్రి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తులు రైతులని చెప్పు తీసుకొని కొడతా అని. तेलंगाना के हल्के लोकसभा आदिलाबाद के बीजेपी उम्मीदवार जी नागेश के पर्चे नामजदगी को मुस्तरद करने की ख्वाहिश करते हुए बीआरएस के एक वफद ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज से नुमाइंदगी की। बीआरएस लीडर डॉक्टर दासंजू श्रावण की क़यादत में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से नुमाइंदगी करने वाले वफद ने उनको बताया कि नागेश का पर्चे नामजदगी मुकम्मल नहीं है। इस मसले को मुताल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के इल्म में लाया गया, ताहम उन्होंने इसको नज़रअंदाज कर दिया। वफद ने बीजेपी उम्मीदवार का पर्चे नामजदगी मुस्तरद करने और रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर दिया। చేస్తుంది అని చెప్పని గతంలో చాలా సార్లు చెప్పాము. ఇవాళ తెలంగాణలో కూడా అటువంటి ఒక పరిస్థితి ఇవాళ స్పష్టంగా ఆదిలాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గంలో స్పష్టంగా కనబడింది. భారతీయ జనతా పార్టీకి సంబంధించిన ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి అయినటువంటి గోడం నగేష్ గారు తన అఫిడవిట్ ను ఫైల్ చేసినారు. ఎంపీ అభ్యర్థిగా ఎన్నికల అఫిడవిట్ ను ఫైల్ చేసినారు. ఆ ఎన్నికల అఫిడవిట్ तेलंगाना पर बीजेपी ने तवज्जो मरकूज कर दी है, जहां पर जाफरानी जमात बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाएगी। इस माह की 29 तारीख को बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा तेलंगाना का दौरा करेंगे। वो कोत्तागुडम महबूबाबाद में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। 29 अप्रैल को 11 बजे दिन कोत्तागुडम में जलसे आम होगा। बादजा महबूबाबाद में 12:30 बजे जलसे आम से खिताब करेंगे। शाम में 5 बजे निज़ामपेट में उनका रोड शो होगा। रात में पार्टी के कायदीन के साथ उनका इजलास होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 30 तारीख को संगारेड्डी जिले में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। आने वाले माह की 3 तारीख को वरंगल हल्के लोकसभा में एक जलसे से मोदी का खिताब होगा। भोनगिर नलगुंडा में भी उनके जलसे होंगे। 4 मई को महबूबनगर के नारायणपेट चेवल्ला लोकसभा हल्के के विखाराबाद में भी होने वाले जलसों में मोदी शिरकत करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 1 मई को चारमीनार असेंबली हल्के के गौलीपुरा में 5 बजे शाम रोड शो में हिस्सा लेंगे। लाल दरवाज़ा की मंदिर से इस रोड शो का आगाज होगा, जो शाली बंडे से होते हुए गुजरेगा। आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस के क़याम से रिजर्वेशन की हिमायत वो कर रहा है। उन्होंने शहर हैदराबाद के नवाई इलाके नादरगुल के विद्यार्थी विज्ञान स्कूल में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए ये रिमार्क्स किए। उनके रिमार्क्स एक ऐसे वक्त सामने आए हैं जब कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी मुल्क में रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहती है। आरएसएस सरबराह ने कहा कि गुज़िश्ता साल नागपुर में ये कहा गया था कि रिजर्वेशन को बरकरार रखा जाए क्योंकि समाज में इम्तियाज़ है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार मखसूस ग्रुप्स को रिजर्वेशन देने का कभी भी मुखालिफ नहीं रहा है। यहाँ आया कल तो मैंने सुना कि एक वीडियो घूम रहा है
कि संघ वाले बाहर से तो बात ही अच्छे करेंगे, अंदर जाके कहते हैं आरक्षण का हमारा विरोध है, बाहर हम बोल नहीं सकते। अभी एकदम असत्य बात है, गलत बात है। जब से आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं बैठक ले रहा हूं लोगों की, ऐसा दृश्य है उसमें, ये हुआ तो कभी है नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की सरबराह वाय शर्मिला ने रिमार्क किया कि रियासत की हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस के वादों को पूरा नहीं किया गया और अब रियासत की आवाम नए मंशूर पर कैसे यकीन करे। उन्होंने पूछा कि हर साल संक्रांति के मौके पर जो जॉब कैलेंडर दिया जाता है इसका क्या हुआ। शर्मिला ने विशाखापट्टनम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नौजवानों को रोजगार के मौके क्यों नहीं दिए जाते, सरकारी महकमों में खाली मुलाजिमतें क्यों पूर्ण नहीं हो सकी। పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం ఒక్కటంటే ఒక్క నిజమైన ఉద్యమం ప్రత్యేక హోదా అయినా పోలవరం అయినా మీరు చేసింది లేదు. పోనీ అమరావతి అయినా పోనీ క్యాపిటల్ సిటీస్ అయినా మూడన్నారు, మూడిట్లో ఒక్కటైనా కట్టారా? కనీసం ఈ రోజు ప్రజలు తలెత్తుకొని చెప్పుకునేటట్టు ఒక క్యాపిటల్ సిటీ కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకు లేదు అంటే ఇది అవమానం కాదా? పోయిన మేనిఫెస్టోలో మీరు పెట్టిన అంశాలు పూర్తి మద్యపాన నిషేధం, మరి పూర్తి మద్యపాన నిషేధం మీరు ఎందుకు చేయలేదు? పూర్తి మద్యపాన నిషేధం అని చెప్పిన మీరే, మీ సర్కార్ शिवसेना यूबीटी लीडर संजय रावत ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि इस मुल्क में 10 साल से एक डिक्टेटर हुक्मरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर है कि मुल्क में एक मखलूत हुकूमत कायम हो। हम 2 वजीर आजम बनाएं या 4, ये हमारी मर्जी है, लेकिन इस मुल्क को डिक्टेटरशिप की जानिब हम नहीं जाने देंगे। और इंडिया अलायंस 300 पार कर रहा है। इंटरमीडिएट साले अव्वल और साले दुवम के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 24 मई से इम्तिहानात का आगाज़ होगा। साले अव्वल के इम्तिहानात के औकात का सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और साले दुवम के दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 4 ता 8 जून मुनक़िद किए जाएंगे। शहर हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तुलबा ने पानी की अदम दस्तियाबी पर एहतजाज किया। इन तुलबा ने हुक्काम पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मौसम गर्मा में भी उनके लिए पानी की अदम दस्तियाबी एक मसला बनी हुई है। इस मसले पर कई मरतबा हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई, ताहम इस मसले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला गया। उन्होंने कहा कि पीने या इस्तेमाल के लिए पानी नहीं है, इस वजह से ही वो रात में एहतजाज करने के लिए मजबूर है। ఒక మాట అరే తాగడానికి వాటర్ లేనప్పుడు నార్మల్ గా అమ్మాయిలకు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. మినిమం నార్మల్ గా వాడడానికైనా తాగడానికైనా నీళ్లు కావాలి. ఇంతమంది అమ్మాయిలకి ఒక ట్యాంకర్ పంపించినారు ఇప్పుడు। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब तेंदुए की मौजूदगी से अवाम में खौफ की लहर पाई जाती है। मुकामी अफराद का कहना है कि कल सुबह की अवलीन सातों में तेंदुए ने गुल्लापल्ली के पास एयरपोर्ट की दीवार से छलांग लगाई। बताया गया कि तेंदुए के साथ इसके 2 बच्चे भी थे। जराये से पता चला कि जिस वक्त तेंदुए ने एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से छलांग लगाई वो फेंसिंग वायर से टकरा गया, जिसकी वजह से एयरपोर्ट कंट्रोल रूम में अलार्म बज उठा। सीसीटीवी कैमरों का जायजा लेने पर तेंदुए के गश्त करने का मंजर नजर आया। महकमे जंगलात के हुक्काम वहां पहुंच गए और एयरपोर्ट के करीब तेंदुए को पकड़ने के लिए इंतजाम किए गए। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 4 अजला में दर्ज हरारत 45 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। करीमनगर ज़िले के जिमीकुंडा मंडल में मैक्सिमम टेम्परेचर 45.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नलगुंडा ज़िले के मुदुगुलापल्ली में 45.2, मुलुक ज़िले के मंगापेट मंडल में 45.2 टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की ये लहर आइंदा कुछ रोज़ तक जारी रहेगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।